बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 1 में वेलकम करता हूं। आज के चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लेक्चर नंबर 26 में हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो आपके फाइनल एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है। सपोज डैट आपका A1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल है A2 से और A2 ग्रेटर दैन इक्वल है A3 से, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जा रहा है। यानी ये जो सीक्वेंस AN है ये आपका नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जो डिक्रीजिंग हो और कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन ख़त्म कर दूँ, यानी A1 बड़ा है A2 से, A2 बड़ा है A3 से, इक्वल का निशान ना हो, तो फिर इस सीक्वेंस को कहते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन अगर इक्वल का साइन लगा दें तो फिर ये डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट सीक्वेंस है, और इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये बनता है नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस आप ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें हर प्रीवियस टर्म जो है वो अगली आने वाली टर्म से बड़ी होती है। यानी A1 बड़ा होगा A2 से, A2 बड़ा होगा A3 से। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस की हर टर्म है वो नॉन नेगेटिव है। एंड में मैंने लिखा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हर टर्म जो है वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि टर्म या 0 है या 0 से बड़ी है। अच्छा, अब कोई सीक्वेंस अगर इस कंडीशंस को पूरा करता है कि वो नॉन इंक्रीजिंग हो प्लस ये उसकी हर टर्म जो है वो नॉन नेगेटिव हो, तो ऐसी सूरत में इस सीक्वेंस से बनने वाली जो सीरीज़ होगी समीशन 1 से इन्फिनिटी AN, ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। ये वाली सीरीज़ n = 1 से इन्फिनिटी AN जो है वो इस सीक्वेंस की टर्म से बनी है। ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है अगर 2 की पावर n A2n A1 + 2 A2 + 4 A4 अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो देन ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है, और अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो फिर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। इफ़ एंड ओनली कंडीशन है। ये स्टेटमेंट है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट की। ठीक है जी, इस थ्योरम को, इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा जो कि आपका है मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम, और दूसरा यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम जो है उसका, इस टर्म को मैं यूज़ करूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स रियल एनालिसिस 1 की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मैं सबसे पहले इस सीक्वेंस AN का nth पार्शियल सम मालूम करूँगा, इसी तरह इस सीरीज़ का भी nth पार्शियल सम मालूम करूँगा। मैं ये दिखाऊंगा कि इस सीरीज़ का जो nth पार्शियल सम है वो इस सीरीज़ के nth पार्शियल सम से छोटा है, और फिर कन्वर्सली इस सीरीज़ का nth पार्शियल सम इस दूसरी सीरीज़ के nth पार्शियल सम से छोटा है। यानी दोनों nth पार्शियल सम आपस में एक दूसरे से छोटे हैं, या ऐसे कह लें कि दोनों जो nth पार्शियल सम है वो एक दूसरे से बाउंडेड हैं। जब वो बाउंडेड हो जाएंगे, बाउंडेड होने के बाद अगली बात ये है कि आपके पास ये दोनों सीक्वेंस होंगे मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम ये होता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो तो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, ठीक है, तो अगर सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो फिर उसके ऑपोजिट जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्ज करती है। तो मज़ीद डिटेल के लिए यहाँ पर इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा जी कि गिवन डैट आपके पास AN जो है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का। मोनोटोनिक सीक्वेंस देखें, 4 किस्म के सीक्वेंस होते हैं। एक सीक्वेंस होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग, एक होता है नॉन इंक्रीजिंग, एक होता है नॉन डिक्रीजिंग। ये इन चारों टाइप्स को आप मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, इन चारों में से कोई भी टाइप आपको मिले उसे मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन ये है कि आपका जो ये जो सीक्वेंस है ये है नॉन इंक्रीजिंग, तो लिहाजा इसे मैं सिंपल कह सकता हूँ कि ये एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है। मोनोटोनिक 4 किस्म के होते हैं, चारों में से कोई भी टाइप आपको मिले तो उसे आप सिंपली मोनोटोनिक कह सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये मोनोटोनिक है, और नेक्स्ट मैं ये लिख रहा हूँ कि हम जानते हैं एज वी नो डैट एन इनफाइनाइट सीरीज़ 1 to इन्फिनिटी AN ये कन्वर्ज करती है अगर इसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम SN कन्वर्ज करता है। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। सीरीज़ की कन्वर्जेंस उसके nth पार्शियल सम की कन्वर्जेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अब अगली बात ये है कि बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम क्या है। मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम ये होता है कि अ सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड, एक सीक्वेंस जो बाउंडेड हो एंड मोनोटोनिक हो वो हमेशा कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो सीक्वेंस है
वो मोनोटोनिक तो है, मैंने सिर्फ ये दिखाना है कि वो बाउंडेड होना चाहिए। अगर वो बाउंडेड हो जाए और मोनोटोनिक वो पहले ही है तो फिर वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया, ठीक है, तो फिर आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी। मैंने लेट कर लिया, लेट एस एन बी दी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ का जो nth पार्शियल सम का सीक्वेंस है वो एस एन है। अगली बात, सिंस आपके पास हर टर्म जो है वो यहाँ पर नॉन नेगेटिव है, आपके पास ये गिवन है कि A1, यहाँ पर ये चीज़ गिवन थी आपके पास कि A1 बड़ा है A2 से, A2 बड़ा है A3 से, और अप टू सोन ये तमाम के तमाम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं। तो ये बात मैंने लिखी है कि ये चीज़ आपके पास गिवन है कि हर टर्म जो AN है वो नॉन नेगेटिव है, यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। सो SN इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लिहाजा आपका SN जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। वी विल शो डैट इट इज़ बाउंडेड। हमारा टारगेट ये है कि मैंने इसको दिखाना है कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखें, बाउंडेड होने के लिए ये होता है कि एक सीक्वेंस को आप बाउंडेड कहते हैं अगर इसकी हर टर्म जो है वो किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी हो। एक सीक्वेंस को आप बाउंडेड कहते हैं अगर उस सीक्वेंस की हर टर्म किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी हो। तो अगली चीज़ मैं लेट कर रहा हूँ कि Tn जो है वो nth पार्शियल सम है हमारी इस सीरीज़ का। ये जो सीरीज़ मेरे पास गिवन है, ठीक है, इस सीरीज़ का nth पार्शियल सम निकाल लेते हैं। तो nth पार्शियल सम कैसे निकलेगा, यानी कि इसकी पहली n टर्मों का सम। तो ये आ गया A1 + 2A2 4A4 अप टू सन 2n a⁻²2n। ये मेरे पास इसकी n टर्मों का सम आ गया जिसे मैंने Tn से डिनोट कर लिया। और Sn चूँकि मैंने सपोज किया है nth पार्शियल सम है इस सीरीज़ का, तो इस सीरीज़ की पहली टर्म आएगी A1, फिर आएगी A2, फिर आएगी A3 अप टू सन An आ गया। बी दी nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ 2n A2n और An रिस्पेक्टिवली। अब मैं इसको प्रूव करने के लिए ये मेरा टारगेट ये है कि मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है कि Sn जो है वो छोटा है Tn से, ठीक है। यानी किसी तरीके से मैं ये प्रूव करूँगा Sn जो है वो Tn से छोटा है, तो Sn बाउंडेड हो गया Tn से। और फिर मैं ये प्रूव करूँगा कि Tn भी जो है वो Sn से छोटा है। ठीक होगी बात ये। तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बाउंडेड हो जाएंगे। अब जब ये सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएंगे तो सीक्वेंस बाउंडेड हो गए। और दूसरी बात ये है कि ये मोनोटोनिक तो पहले ही हैं, तो मोनोटोनिक होंगे और बाउंडेड होंगे, तो फिर आप ये वाला थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि बाउंडेड होंगे मोनोटोनिक होंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे। जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएंगे तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर देगी, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैं यहाँ पर मैंने लिखा कि नाउ फॉर एनी n बिलोंग टू n चूज़ अ k बिलोंग टू n सच डैट कि 2 की पावर k जो है वो लेस देन इक्वल है n से और n लेस देन है 2 की पावर k +1 से। यानी मैंने एक नेचुरल नंबर n चूज़ किया इस तरह का कि वो 2 की पावर k और 2 की पावर k +1 के दरमियान में है, ऐसा n चूज़ करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी n हमारे पास 10 के बराबर है। n अगर 10 के बराबर है तो फिर आप देखें कि k की कौन सी वैल्यू जो है इस n = 10 को सेटिस्फाइड करती है। तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जी 3 के बराबर, तो k = 3 रखूँ तो ये आएगा 2 की पावर 3 विच इज़ लेस देन n कितना है 10 है, और 10 लेस देन है 2 की पावर 3 + 1 यानी 4 से। ठीक होगी बात ये। 2 की पावर 3 आ गया 8 छोटा है 10 से और 10 छोटा है 16 से, ये बात दुरुस्त होगी। तो मिसाल के तौर पर मैंने n इस तरह का चूज़ किया है जो कि इन दोनों के दरमियान लाई करते हैं, नंबरों के दरमियान। अच्छा, अब नंबर यही मैंने क्यों चूज़ किए हैं, 2 की पावर k वाले टाइप के ही क्यों चूज़ किए हैं, तो इसकी वजह ये, अब आप कहें कि जी क्या हम नंबर इस तरह के भी चूज़ कर सकते हैं, 3 की पावर k ले लें या 3 की पावर k +1 ले लें। बिल्कुल आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी सीरीज़ कैसे है। मतलब एक बच्चा कहता है जी कि हम 3 की पावर k लेस देन इक्वल टू n लेस देन 3 की पावर k +1, इस तरह का नंबर क्यों नहीं ले रहे। आप ले सकते थे, लेकिन आपकी ये जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ की जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के जो कॉफिशिएंट्स है वो आप चेक करें, वो 2 की पावर से जनरेट हो रहे हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n। ये वजह है कि यहाँ पर मैं जो n चूज़ करूँगा वो स्पेशली 2 की पावर k टाइप का होना चाहिए, सही है। अगर यहाँ पर आप 3 कॉफिशिएंट 3 की पावर में होते तो फिर मैं नंबर इस तरह का चूज़ कर लेता। नहीं जी, अब इस रिलेशन का जो दूसरा हिस्सा मैं उसको चूज़ करने लगा हूँ। सिंस आपका n जो है वो 2 की पावर k +1 से छोटा है, सो अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है कि मैंने ये दिखाना है कि Sn जो है वो छोटा आना चाहिए Tn से, ठीक है, यानी इससे बाउंडेड होना चाहिए। ये मेरा टारगेट है दिखाना। तो मैंने Sn को कंसीडर किया। Sn क्या है, आपकी सीरीज़ की पहली n टर्मों का सम है। तो ये आ गया A1 + A2 + A3 अप टू सोन An। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इन टर्म्स को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। पहली टर्म वैसे की वैसे लिख दी, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का आपस में पेयर बना लिया, फिर उसके बाद अगली 4 टर्मों का पेयर बना लिया, फिर बनेगा 8 टर्मों का पेयर। क्लियर होगी बात क्या नहीं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने ये प्रूफ करना है, ज़रा गौर करें कि यहाँ पर जो सीरीज़ आपने प्रूफ करनी है, इसमें पहली टर्म A1 है, फिर है 2A2। तो A2
के साथ कोएफिशिएंट 2 है, तो इसलिए अगली मरतबा मैंने 2 टर्मों का पेयर उठाया। फिर उसके बाद है 4a4, तो नेक्स्ट मैंने 4 टर्मों का ये पेयर बना लिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अच्छा, अब अगली बात ये है कि आपका n जो है वो छोटा है 2 की पावर k+1 से, और n इसको समझाने के लिए मैंने आपको आपका n यहाँ लेट किया है 10 के बराबर, और k रखा था मैंने 3 के बराबर। तो ये बन गया था 10 लेस देन 2 की पावर 4, यानी कि 10 लेस देन है 2 की पावर 4 से मुराद है 16, सही है। अच्छा, ये जब तमाम टर्म चलती जाएंगी तो इसका मतलब आपका n जो है ये an, ये तमाम टर्मों का जब आप इस तरह पेयर बनाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब ये तमाम an टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब हर टर्म जो है वो आपकी पॉजिटिव है, हर टर्म आपकी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि a1 + a2 का जो आंसर होगा वो लाजमन a1 + a2, जब इसमें एक और टर्म ऐड कर देंगे इससे क्या होगा, छोटा होगा। ऐसी है ना, जब आपकी 2 टर्मों का सम इसकी 3 टर्मों का सम से छोटा होगा, 3 टर्मों का सम 4 टर्मों का सम से छोटा होगा। तो मुझे बताएं कि जब ये तमाम n टर्मों के आगे मज़ीद आप टर्म ऐड करेंगे, n रकमों के बाद आप मज़ीद रकमें ऐड करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है इसका आंसर मज़ीद बढ़ जाएगा, सही है। अब वो मज़ीद रकमें कौन सी ऐड कर रहा हूँ देखें ज़रा। आपका n है 10 के बराबर, 10 तक आपने लिखने के बाद ख़त्म कर दिया। अगली रकम बनेगी आपके पास 10 और 16 के दरमियान कौन कौन सी रकमें बनती हैं, वो आएगी a11, a12, a13। आखिरी टर्म कौन सी होगी, आखिरी टर्म होगी a2 की पावर k+1 से पीछे वाली, क्योंकि n छोटा है 2 की पावर k+1 से, इसके इक्वल नहीं है यहाँ पर, सही है। तो इससे पिछली रकम कौन सी होगी, 16 के पीछे जो रकम कौन सी होगी, 15। 15 कैसे बनेगा, एक कम करके। तो आगे मैंने क्या किया, इसमें ये वाली टर्म उठा ली, a की पावर 2k, फिर a की पावर 2k+1 अप टू सोन a की पावर 2k+1 -1, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस रिलेशन को लेके चला हूँ। इस रिलेशन में आपका n जो है वो 2 की पावर k+1 से छोटा है। कितना छोटा है उसका मुझे आइडिया नहीं है, सही है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि आपका n जो है वो 10 के बराबर है। k की कीमत अगर आप 3 रख लेते हैं तो ये नंबर आते हैं 10, और 10 छोटा है 16 से। अब 10 से अगली रकमें चलेंगे तो वो आएंगी a11, a12 अप टू सोन, सही है। तो वो जो टर्म है वो आएंगी a की पावर 2k। अब वो टर्म्स किस तरह की हैं, ये a की पावर 2k ही से क्यों मैंने स्टार्ट किया है, उसकी वजह ये है कि आप अगर पीछे चेक करें, मैं यहाँ पर जो n है ना वो आपका लेके आया हूँ 2 की पावर k से छोटा है, बड़ा है, और 2 की पावर k+1 से छोटा है। तो जहाँ पर आपकी जाके टर्म an ख़त्म होगी ना, an का आंसर और a की पावर 2k का आंसर ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आपका n और 2 की पावर k बराबर है। यहाँ पर क्लियर होगी बात क्या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने ये लिखने के बाद एक टाइम आएगा जब ये, चलें ऐसे लिख लेते हैं कि इससे पीछे पीछे जो तमाम टर्म आएंगी ना, उससे पिछले आखिरी टर्म कौन सी होगी, an-1 होगी। इसके बाद अगली टर्म कौन सी होगी, an, और an कौन है, a की पावर 2k। तो ये आ गया a की पावर 2k, फिर अगली टर्म आ गई a की पावर 2k+1 अप टू सोन a की पावर 2k+1 -1 आ गया। ठीक होगी बात ये। इट इज़ गिवन डैट, अब आपको ये चीज़ गिवन है कि a1 जो है वो a2 से बड़ा या बराबर है, a2 a3 से बड़ा या बराबर है, a3 a4 से बड़ा या बराबर है, सो कंसीडर a1 a1 के बराबर है। ये पहली टर्म आ गई आपकी। अगली ब्रैकेट में a2 + a3 है, तो a2 + a3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a2 को तो a2 इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब चूँकि यहाँ पर a3 जो है, a3 आपका छोटा है a2 से, हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी है या बराबर है, ऐसे ही है। तो इस a3 को मैं a2 से बदल दूंगा, तो जाहिर सी बात है a2 + a3 किससे छोटा हो जाएगा, a2 + a2 से। नहीं समझे, ये देखें, ये लिखा है मैंने a2 + a3, a2 a2 के बराबर है। दोनों तरफ मैं a3 ऐड कर देता हूँ, यह आ गया a2 + a3, और इधर मैं लिखता हूँ a2, आगे a3 किससे छोटा है, a2 से, तो इधर मैं लिख देता हूँ सिर्फ a2। तो कौन सी साइड बड़ी होगी, जाहिर सी बात है ये वाली साइड बड़ी होगी, ये आ जाएगा <= तो ये आ गया a2 + a3 छोटा आ गया a2 + a2 से। दिस इम्प्लाइज ये कितने टाइम a2 हो गया, ये आ गया 2 टाइम a2, तो ये आ गया a2 + a3 <= 2 टाइम a2। अब अगली मरतबा मैंने यहाँ पर लिखी है 4 वैल्यूज़, a4 a5 a6 a7। हर वैल्यू को मैं a4 से कंपेयर करता हूँ। तो ये आ गया, पहली टर्म a4 आ गई, a5 जो है वो भी a4 से छोटा है, a6 भी a4 से छोटा है, a7 भी a4 से छोटा है। तो इन चारों की जगह मैं a4 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 लिख देता हूँ। तो ये जनाब आपके पास सारा क्या बन जाएगा, 4 टाइम a4। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसीजर को आप जारी रखेंगे। इसी तरह अगली रकम बनेगी a8 a9, अगली मतलब 8 टर्म्स आएंगी, वो हर सब की सब 8 टर्म में किससे छोटी होंगी पता आपको, वो लेस देन होंगी 8 से, सही है। ये प्रोसीजर आप जारी रखेंगे। इस आखिरी ब्रैकेट की तरफ आप गौर करें। पहली बात, इस आखिरी ब्रैकेट में ये जो टर्म हैं इनको किससे छोटा लेंगे, किस नंबर से छोटा करना है। देखें आप और कीजिएगा, जब आपने a2 + a3 को लिखा था तो इसका कंपेयर किया था, कंपैरिजन किया था आपने, ये जो पहली रकम है ना a2, इससे
तो दोनों आपने A2 से रिप्लेस किया। जब ये 4 वैल्यूज़ पकड़ी हैं तो आपने इसको किससे रिप्लेस किया है, किसके साथ कंपेयर किया है, A4 से। हर जगह पे A4 लिख दिया मैंने। जब आप ये वाली टर्म पकड़ेंगे ना, इन तमाम की जगह आपने क्या लिखना है, A की पावर 2 के, A की पावर 2 के, A की पावर 2 के। ठीक है, ये टर्म कितनी होंगी आपको पता है, अप टू 2 की पावर k टर्म्स। ये टोटल टर्म जो है ना आपके पास इस ब्रैकेट में आपके पास टोटल 2 की पावर k टर्म है। मुझे कैसे पता चला, आप गौर कीजिएगा। इस ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। इस ब्रैकेट में कितनी टर्म है, 2 टर्म है। अगली ब्रैकेट में कितनी टर्म होंगी, 8 टर्म होंगी। ठीक है, हर ब्रैकेट में उतनी ही टर्म है जितना इस पहली टर्म का नीचे वाला नंबर है जो सफिक्स है। इसमें यहाँ पर नीचे 4 है तो 4 टर्म है, इसके नीचे सफिक्स 2 है तो 2 टर्म है, इसके नीचे आपके पास कितनी टर्म होंगी, 2 की पावर k। ठीक है, एक तो ये तरीकाकार है इसकी नंबर ऑफ़ टर्म गिरने का। दूसरा तरीकाकार क्या है, आप k की कोई वैल्यू फिक्स कर लें। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर k की वैल्यू मैंने जैसे 3 रखी है, तो अगर आप k की वैल्यू 3 रख के चलें तो इसकी आखिरी टर्म का आंसर कितना आता है, इसकी आखिरी टर्म का आंसर बनेगा a की पावर 4 - 1, ये आ जाएगा a की पावर 15। और इसकी पहली टर्म का आंसर कितना बनता है, A8। तो A8 से लेकर A15 तक आप टर्म गिन लें कितनी बनती हैं, टोटल 8 टर्में बनती हैं, 7 नहीं बनेंगी। जब आपने A8 को भी शामिल करना है और A15 को भी शामिल करना है तो टोटल आपके पास 8 टर्में बनेंगी यहाँ पर। ये सही है। तो यहाँ पर सिंपल सा तरीकाकार ये है कि आपके पास जो ये पहला नंबर है ना, एक जो पहली टर्म के नीचे वाला जो नंबर है उसको आपने देखना है। तो जैसे यहाँ पर आपने रखा है k की कीमत 3, तो कितना आंसर निकला, 2 की पावर 3 डेट इज़ 8। यानी आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म इस नंबर से निकल आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो टोटल टर्म आपके पास बनेंगी 2 की पावर k टर्म बनेंगी। इन तमाम को आप 2 की पावर k को जमा कर लें। देखें अगर लिखा हो 1 + 1 + 1 अप टू 2 की पावर k टर्म, तो मतलब आपने 1 को 2 की पावर k तक ऐड किया तो कितने 1 होंगे, 1 कितने टाइम हो जाएगा, 2 की पावर k टाइम इंटू 1 आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे ना। अगर ये 10 लिखा हो तो ये लिखेंगे 10 + 10 + अप टू 2 की पावर k। तो ये कितना कैसे लिखेंगे, 2 की पावर k इंटू 10। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया, फिर सबको ऐसे इन तमाम को लिख लिया प्लस करके 2 की पावर k इंटू 2 की पावर k। लिहाजा ये वाला जो तमाम ब्रैकेट थी आपके पास ये छोटी हो गई, लेस देन इक्वल टू 2 की पावर k A2 के। इसे इनक्वालिटी नंबर 1 कह दिया, इसे इनक्वालिटी नंबर 2, 3 और अप टू 4। यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ना आपके पास, ये वाली जो तमाम ब्रैकेट्स हैं, इन तमाम ब्रैकेट्स का आंसर निकाल लिया और यहाँ पर मैं पुट करने लगा हूँ। पुट 1 2 3 इन 3 वी हैव, ये Sn आपके पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू A1 + 2A2 अप टू 4A4 2 की पावर k A2 के। तो आपका Sn छोटा हो गया, लेस देन इक्वल आ गया Tk से। ये किसका सम है, ये आपके पास मैंने Tn को डिफ़ाइन किया था, ये A1 2A2 4A4 अप टू 2 की पावर k A2n। यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर मैं k लिख दूँ तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, Tk बन जाएगा। तो आपने दिखा दिया कि Sn जो है वो लेस देन इक्वल है Tk से। k कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, लिहाजा आपने Sn को बाउंडेड दिखा दिया। अब कन्वर्सली मैंने ये दिखाना है कि इसी तरह Tk जो है वो Sn या Sn के मल्टीपल से छोटा होना चाहिए। अब मैं दूसरा रिलेशन यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा हूँ। पहले मैंने इस्तेमाल किया है ये वाली साइड को कि n छोटा है 2 की पावर k + 1 से। अब मैं इस हिस्से को पकड़ के चलता हूँ, 2 की पावर k लेस देन इक्वल है n से। 2 की पावर k लेस देन इक्वल टू n से अब मैं Tk को इस्तेमाल करूँगा। इन तमाम वैल्यूज़ को पकड़ूँगा, ये सारी चीज़ को इसको इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने लिखा A1 + 2A2 4A4 अप टू 2 की पावर k A2 के। इन तमाम में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा A1/2, ये आ जाएगा A2, ये आ जाएगा 2A4 अप टू 4A8, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर k - 1 A2 के। अच्छा, अब अगली बात गौर से देखिएगा, आपका A1/2 बड़ा है या A1 बड़ा है। आप ज़ाहिर सी बात है कहेंगे A1/2 छोटा है A1 से। तो पहली बात तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे ही, A1/2 को रिप्लेस कर दिया A1 से, A2 को जगह A2 ही लिख दिया। ठीक है। अब अगली बात, ये जो आपके पास A4 है इसको मैं लिख सकता हूँ A4 + A4 2 मरतबा है। ये A8 को लिख सकता हूँ 4 मरतबा A8 A8 A8। और इसको मैं लिख लेता हूँ ये A2 के कितने मरतबा है, 2 की पावर k - 1 मरतबा है ये। तो मैंने लिख दिया A की पावर 2 के अप टू 2 की पावर k - 1 टर्म्स आ गई है। सही हो गई ये बात। अब अगली बात देखें, प्लस
नेक्स्ट यहाँ पर देखें मैंने ये लिखा है ये 2 की पावर k ये वाली 2 की पावर k माइनस 1 टर्म तक ये ख़त्म हो गया आपका काम। आपने ऊपर रखा है 2 की पावर k छोटा है n से, k की कीमत फिर मैं वही समझाने के लिए 3 लेता हूँ, n की कीमत 10 ले लेता हूँ। तो ये बनेगा 2 की पावर 3 8 छोटा है 10 से। अब 8 और 10 के दरमियान फिर आपके पास वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, ठीक है। एक ही टर्म आएगी यहाँ पर जो मेरी एग्जांपल है वो A9 आएगा, मतलब कोई ना कोई टर्म तो आएगी ना आगे। तो इसका मतलब इससे अगली टर्म कौन सी होगी, इससे अगली टर्म होगी 2 की पावर k प्लस 1। फिर इससे अगली टर्म क्या होगी, वो होगी 2 की पावर k प्लस 2। अप टू सन ये प्रोसीजर चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आप n तक नहीं पहुँच जाते। सही है। आपकी ये वाली जो ब्रैकेट है, ये वाली जो टर्म है यहाँ तक ख़त्म हो चुकी हैं। अब मुझे बताएं कि अगर आप इसमें मज़ीद और टर्म ऐड कर लें और हर टर्म पॉजिटिव हो तो ज़ाहिर सी बात है फिर इस सारी चीज़ का आंसर क्या है, इस साइड से होना चाहिए छोटा। तो मैंने पहले तो इसको लिखा ना, इन तमाम ब्रैकेट्स में से 2 कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके बाद मैं मज़ीद टर्म ऐड करने लगा हूँ इसी में, वो कौन कौन सी हैं जो 2 की पावर k से आगे आती हैं। 2 की पावर k से आगे आने वाली टर्म है 2 की पावर k प्लस 1, फिर आएगा 2 की पावर k प्लस 2, आखिरी टर्म होगी an, क्योंकि इस मरतबा 2 की पावर k छोटा है n से, पहले n छोटा था 2 की पावर k प्लस 1 से। सिंस आपका an जो है वो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सो लास्ट इनक्वालिटी कैन बी रिटर्न। अब नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की खूबी क्या है, उसकी खूबी ये है कि पहले मैंने लिखा ये a1 को ऐसे लिख दिया, फिर लिखा a2 को ऐसे लिख दिया, a4 यहाँ पर a4 लिखा 2 मरतबा। क्या मैं इस a4 को कह सकता हूँ कि वो a3 से छोटा है, तो रिप्लेस कर सकते हैं इसको a3 से। तो मैंने इस a4 को a3 से रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करूँगा तो जो नई चीज़ ये वाली साइड होगी, ये पिछली साइड से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग है। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है हर पिछली टर्म आने वाली टर्म से बड़ी होगी। तो आपका a4 जो है वो छोटा होगा a3 से। अगला फिर ये a4 वैसे ही लिख दिया। फिर इन यहाँ पर जो 4 टर्म है ना a8 इनको मैं हर मरतबा इसको a5, इसकी जगह a5 लिख देता हूँ, इसकी जगह a6 लिख देता हूँ, इसकी जगह a7 लिख देता हूँ, और आखिरी टर्म a8 आ गई। ये प्रोसीजर चलता गया और इस ब्रैकेट में हर टर्म की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ an-1 an-2 अप टू सन में से ले गया उठा के an तक। ठीक है जी। मैंने एक्चुअली यहाँ पर इसको दिखाना है कि ये Sn बनना चाहिए। और Sn कैसे बनेगा, Sn यहाँ पर था सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स, यानी a1 a2 a3 a4 a5 अप टू सन an टर्म तक का सम। तो मैंने बस ये बनाने के लिए a8 की जगह a5 लिख दिया था, आगे अगले 8 की जगह a6 लिख दूंगा, अगले 8 की जगह a7 लिख दिया। ठीक है। तो ये आपके पास Sn बन जाएगा। और ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा, वो बात दुरुस्त भी है कि जैसे यहाँ पर a8 की जगह मैं a5 लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा a5 जो है वो a8 से बड़ा है। अगले a8 की जगह मैं लिख सकता हूँ a6, तो मेरा क्योंकि मेरा a6 a8 से बड़ा है। ठीक है। तो बड़ी साइड बड़ी होती जाएगी, मज़ीद छोटी साइड मज़ीद छोटी होती जाएगी। नहीं बेटा, यहाँ पर अब ये आ गया tk लेस दैन इक्वल टू 2 टाइम, ये सारा कौन है आपका Sn है, nth पार्शियल सम है। तो tk छोटा आ गया लेस दैन इक्वल टू 2 टाइम Sn से। 4 और 5 को कंबाइन कर लें, 4 आपके पास क्या थी, ये आपके पास 4 है जी। Sn स्मॉलर इक्वल है tk से और tk स्मॉलर इक्वल है 2 टाइम Sn से। ठीक है। इसे मैं इनक्वालिटी नंबर 6 कह देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि आपका tk जो है वो बाउंडेड हो गया है Sn से और Sn बाउंडेड हो गया tk से। Sn छोटा हो गया tk से और tk छोटा हो गया 2 टाइम Sn से, यानी दोनों सीक्वेंस एक दूसरे से बाउंडेड हो गए। मैंने लिखा जी फ्रॉम 6 इट इज़ क्लियर डैट Sn इज़ बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ tk इज़ बाउंडेड, क्योंकि Sn की बाउंडेडनेस tk के ऊपर डिपेंड कर रही है और tk की बाउंडेडनेस जो है Sn पर डिपेंड कर रही है। अगर Sn बाउंडेड होगा तो tk बाउंडेड होगा, tk बाउंडेड होगा तो Sn बाउंडेड होगा। बाय अप्लाइंग मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम वी सी डैट वन सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ अदर सीरीज कन्वर्जेस। ठीक है। क्यों आपके सीक्वेंस देखें बाउंडेड भी हो गए, मोनोटोनिक भी हो गए। जब आपके सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक हो गए हैं दोनों, तो फिर ये कन्वर्जेंट हो गए हैं। अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर आपकी ऑपोजिट सीरीज़ जो है दोनों कन्वर्ज हो गई। ये आपका थ्योरम था, ये प्रूफ कर लिया हमने। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से समटाइम आपकी जो क्वेश्चन है पेपर में वो भी आ जाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस जो थी उसका प्रूफ किया था। आज दोबारा इसका प्रूफ करते हैं, लेकिन हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से इसको प्रूफ करेंगे। मैंने लिखा है कि बाय यूजिंग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट शो दैट द पी सीरीज़ हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ कन्वर्जेस इफ़ पी इज़ ग्रेटर दैन 1। तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से आपने इसको प्रूफ करना है। इस सीरीज़ की nth टर्म जो है वो an है, उसको मैंने लेट कर लिया an 1 ओवर n p, n की पावर -p लिख लिया। p आपका ग्रेटर दैन 1 है। जब आपका p ग्रेटर दैन 1 है तो ऐसी सूरत में आपका ये जो सीक्वेंस an है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, यानी ये जो सीरीज़ है ये आपके पास होगी डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीजिंग होगी आप चेक करके देख लें। मिसाल के तौर पर आपका p होना चाहिए 1 से बड़ा, p 1 से बड़ा होगा। मैं आसान सा समझाने के लिए p की मैं 2 रख लेता हूँ। जब 2 रखूँगा तो ये आपके पास सीरीज़ बनेगी आयलर सीरीज़, यानी 1 ओवर n स्क्वायर। अब आप n की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाएँ
पहली टर्म आएगी 1/1 का स्केयर 1 आ गया, 1/2 का स्केयर 1/4, फिर आपके पास 1/8 आ जाएगा, 1/2 की पावर 2 की पावर 2 आ गई। फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्केयर 9, n की जगह 4 पुट करेंगे, याद देगा 1/16 अप टू सन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अब आप चेक कर लें कि ये सीक्वेंस आपके पास ये सीरीज़ जो है, इस सीरीज़ की हर नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से छोटी है। 1/4 बड़ा होता है, 1/9 छोटा होता है, 1/9 बड़ा है, 1/16 छोटा है। तो हर मरतबा अगली टर्म छोटी है पिछली से। तो फिर क्या मतलब निकला कि ये जो सीक्वेंस है an, ये कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। जब ये डिक्रीजिंग भी हो गया है तो अब आप कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग हो, या और दूसरी बात यह है कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, हर टर्म उसकी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इस टर्म इसकी इस सीरीज़ की हर टर्म का जवाब पॉजिटिव है, वो तो आप जानते हैं। अब कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के मुताबिक मैं यहाँ पर एक bn उठाता हूँ। bn को किस तरह की लेनी है, bn है 2 की पावर an a2n। ये bn कैसे लिया है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट में जो दूसरी सीरीज़ होती है वो होती है 2 की पावर n a2n। इसकी जो nth टर्म है सीरीज़ की, उसका नाम मैंने bn रख लिया। अब मैं bn कैलकुलेट करने लगा हूँ। bn कैसे कैलकुलेट करूँगा, ये आ गया 2 की पावर n a2n की वैल्यू निकालनी है। a2n कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी, हमारे पास an जो है वो है n की पावर -p, ये हम पीछे लेके आए हैं। a2n निकालना है, तो a2n निकालने के लिए मैं n को रिप्लेस कर देता हूँ 2 की पावर n से। a2n निकल आएगा, n की जगह 2 की पावर n रिप्लेस कर दें, तो ये आ गया 2 की पावर n -p। तो यही मैंने लिखा है इधर 2 की पावर n -p। यहाँ पर ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा -np, बेस एक जैसी हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा है, यहाँ से n कॉमन निकाल लिया। जब मैं n कॉमन निकालूंगा ये बन जाएगा 2 × 1 -p, और ये n बाहर आ गया। अब मैं इसको माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूँ और उसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये आ जाएगा 1/2 की पावर p -1, पावर बाहर ले जाता हूँ यहाँ पर। अब अगली बात, ये जो अंदर नंबर है 1/2 की पावर p -1, ये जो सीरीज़ बनती है ये आपके पास एक कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ आप जानते हैं ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें कॉमन रेशियो एक जैसी होती है, जो किसी एक सिंगल पावर से जनरेट हो रही होती है। आप n की p को फिक्स कर लें, p मिसाल के तौर पर आप रख लें 2 रख लें 3 रख लें, तो ये p की कीमत अगर आप 2 रखें तो मिसाल के तौर पर ये क्या बनता है, ये बनेगा समीशन 1/p की जगह 2 रखें 2 -1 1, ये 1/2 की पावर n बन जाएगा। तो ये आपके पास n की मुख्तलिफ वैल्यू लगाते जाएँ तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं बनती। n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा 1/2, n की जगह 2 पुट करें आंसर आएगा 1/2 का स्क्वायर, n की जगह 3 पुट करें आंसर आएगा 2 की पावर 3 अप टू 1। तो ये कौन सी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कॉमन रेशो कितनी है इसकी, 1/2 है। क्लियर होगी बात करें। तो मैंने लिखा है कि ये आपके पास एक कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कन्वर्जेंट क्यों है, कॉमन रेशो इसकी 1 से छोटी होगी। ठीक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज करती है अगर कॉमन रेशो 1 से छोटी हो। फॉर फिक्स p ग्रेटर देन, कोई p पहले फिक्स करना है आपने, उसके बाद फिर ये लिखना है कि ये हमेशा देखना है आपने कि हमेशा कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। सो अब ये कन्वर्जेंट हो गई। अगर ये कन्वर्जेंट हो गई मतलब bn कन्वर्ज कर गया, bn ये bn है ना, bn कन्वर्ज करेगा तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट यही कहता है ना कि अगर bn कन्वर्ज करेगा तो आपकी ओरिजिनल सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो हेंस बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट आपकी ये जो ओरिजिनल सीरीज़ है 1/np ये कन्वर्ज कर गई है। देखें जी, आप an तब कन्वर्ज करेगा जब आपका ये bn कन्वर्ज करेगा, और bn आपने देखा है कि bn को जब हमने सोल्व किया है तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। अब अगर वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज कर गई है लिहाजा आपका an कन्वर्ज कर देगा। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा है कि बाय यूजिंग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट शो डैट सीरीज़ n = 2 से इन्फिनिटी 1/log n डाइवर्ज। ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है लेकिन कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से आपने इसको प्रूफ करना है। मैंने लेट कर लिया an। अब ये देखें, ये मैंने लेट कर लिया an। अब मैं यहाँ से निकालूंगा bn, और bn कैसे बनाऊंगा, bn ये है 2 की पावर n a2n। अब मैंने अगर इसको डाइवर्ज दिखाना ना an को, ये तब डाइवर्ज करेगी जब आपका bn डाइवर्ज करेगा। सही है, तो मैंने bn रख लिया 2 की पावर n a2n से। अच्छा, अब a2n निकालना है, तो a2n कैसे निकलेगा, बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप की तरह n की जगह 2 की पावर n को रिप्लेस कर दें आप। तो यहाँ पर n की जगह 2n रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 1/log 2 की पावर n। इस पर log की प्रॉपर्टी लगा दें, पावर पीछे आ जाएगी, आ जाएगा n × log 2। log 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट नंबर ही है ना, log 2 कोई ना कोई नंबर ही होगा ना आंसर इसका। इसको 1/log 2 बाहर निकाल लिया, ये आ गया 2 की पावर n/n। सही है। अब अगली बात, यहाँ पर log 2 तो कॉन्स्टेंट है। अब ये आपका हिस्सा है, ये सीरीज़ है, इसकी कन्वर्जेंस डिवर्जेंस आपने चेक करनी है। लेकिन जी आपका bn जो है वो ये सारा बन गया है। अगर bn ये डाइवर्ज कर गया तो इसका मतलब an डाइवर्ज कर गया। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है। ये सीरीज़ कब डाइवर्ज करेगी तो चेक कीजिएगा। सिंस क्या मुझे बताएं कि 1/n और 1/n बराबर नहीं होते। आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर हैं।
अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाली जो साइड है ना, इसको मैं 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और इधर नहीं मल्टीप्लाई नहीं करवाता। इसको मैंने 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करवा दिया इस तरफ। अब 2 की पावर n नेगेटिव नहीं है, कभी भी हमेशा पॉजिटिव है। तो अब मल्टीप्लाई करवा दिया तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली साइड इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी हमेशा। तो यही मैंने लिखा कि 1/n जो है वो 2 की पावर n/n से छोटा है, आपका n जब 2 या 2 से ज़्यादा बड़ा हो। क्यों n 2 या 2 से ज़्यादा बड़ा हो, यहाँ पर आपका n 2 से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर n लिखा है 2 या 2 से बड़ा। अब मुझे बताएं, आपकी ये वाली जो सीरीज़ है लेफ्ट साइड पर जो आपकी सीरीज़ है, ये कौन सी सीरीज़ है, ये आपकी है हार्मोनिक सीरीज़। और हार्मोनिक सीरीज़ हमेशा क्या करती है, डाइवर्ज करती है। आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में होता है कि अगर आपकी बड़ी सीरीज़ जो है छोटी सीरीज़ डिवर्ज करे तो बड़ी सीरीज़ डिवर्ज करती है, और अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करे तो फिर छोटी सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो मेरे पास जो छोटी सीरीज़ है ये है 1/n, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो लिहाजा बड़ी सीरीज़ डिवर्ज करेगी। मैंने लिखा है कि ये हार्मोनिक सीरीज़ है, ये ऑलवेज डिवर्ज करती है। सो बाय BCT मीन बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक ये सीरीज़ डिवर्ज कर गई है, लिहाजा आपकी बड़ी सीरीज़ डिवर्ज कर देगी। ठीक है, अब बड़ी सीरीज़ कौन है, BN है, तो BN डिवर्ज कर गया, तो BN की डिवर्जेंस जो है वो क्या शो करती है, काशी कंडेंसेशन टेस्ट से AN डिवर्ज कर गया। एंड फाइनली बाय CCT यानी कि काशी कंडेंसेशन टेस्ट गिवन सीरीज़ 2 से इन्फिनिटी 1/log n ये डिवर्ज कर गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ज़रा मुश्किल था इसमें एग्जांपल, तो प्रॉब्लम तो ये आसान ही है, थ्योरम का थोड़ा सा प्रूफ मुश्किल था। तो खैर थोड़ा सा अगर आप फोकस करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।